ये पॉलीथीन से ढकी धान की बोरियां, घरों के अंदर फैला धान और ये खेतों में फसल की बर्बादी का मंजर। धान की कटाई हुए महीनों बीत गए, लेकिन बिक्री न होने से ये धान अब बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। धान की फसल उगाई गई, कटाई हुई, लेकिन अब इसे बेचने के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। बेमेतरा जिले में हजारों किसान ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने अब तक टोकन नहीं, सबूत लाने को कहा है। सबूत किसान होने का, सबूत इस बात का कि ये फसल उन्हीं की है। राज्य सरकार के नए फरमान के मुताबिक जिन किसानों को अब तक एक भी टोकन नहीं मिला, उन्हें पहले आवेदन देना होगा। फिर नोडल अधिकारी और पंचायत सचिव उनके घर जाएंगे, धान देखेंगे, फोटो खींचेंगे, तब कहीं जाकर किसान को टोकन मिलेगा। प्रशासन किसानों से उनके किसान होने का सबूत मांग रही है। इस फरमान से किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या बोले सर, पंजीयन को देखते हुए आदमी यहाँ तो किसान ऐसे परेशान है कि घर में जा जाकर उसका पंजीयन कर रहा है, टोकन है कि नहीं है। भाई धान पैदा किया, हम लोग तो ऐसे लग रहा है कि चोर है, हम लोग चोरी करके ला कर रख लिए हैं, इस टाइप का लग रहा है। और वो जा जाके पंजीयन के लिए, अभी टोकन कटाने के लिए ना घर में जा जाके पूछ रहा है कि धान कहाँ है कि नहीं, जानकारी कर रहा है वो। तो भाई हम तो किसान है ना भाई, उसका पंजीयन देख ले, रिकॉर्ड देख ले, अपना देख के अपना टोकन काट दे वो। हम लोग इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आके हम लोग जना चोरी करके ला रहे थे, ऐसे गेट पे पास दिखाओ, फोटो खिंचाओ। भाई हम लोग किसान नहीं, चोर है, इस टाइप की लग रहा है हम लोगों को। किसानों का कहना है कि हम चोर नहीं हैं, किसान हैं, लेकिन प्रशासन हमसे चोरों जैसा व्यवहार कर रही है। प्रशासन के इस नए नियम ने 11,000 से ज्यादा किसानों को सीधे सीधे परेशानी में डाल दिया है। वजह फसल तो है, लेकिन सरकारी कागजों में किसान अब संदिग्ध बन गया है और यही कारण है कि किसान अब फसल बोने पर पछता रहा है। क्या बताऊं भैया, मैं धान की खेती करके मैं बहुत बड़ा पाप कर डाला हूँ भैया। 3 महीने से इतना परेशान हूँ। मेरा एग्रीस्ट को दुनिया भर का सब नियम निकाले सरकार, और खुद ही उन लोग त्रुटि किए हैं और मैं परेशान हूँ। 3 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। अभी तक पूरा धान पड़ा हुआ, आधा धान तो इसी बर्बाद होगा, चूहा हुआ इसके चक्कर में। अब तो सरकार करी सत्यापन भी करेंगे घर में आके, ये भी तो गलत। क्या आके कर लेना, आके कर ले, अभी कर ले आके, हमारा धान पड़ा हुआ है। बेमेतरा जिले में 17,000 से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिन्हें एक भी टोकन नहीं मिला। सीमांत किसान, लघु किसान और बड़े किसान भी सब अब सरकारी जांच के दायरे में हैं। सरकार प्रशासन से नाराज है क्योंकि पहले आवेदन और अब ये नया फरमान। हर नए आदेश बस किसान के लिए एक नई परेशानी लेकर आ रहे हैं। ये तो हमार किसान हमार उत्पादन करे धान ला, वो गांव में काहे करेला ही किथे हमार धान ला का सत्यापन कभू नहीं हो तैसन करत साले है। तो चोरी चमारी करके लाने होगा हम किसान आदमी धान ला। ये तो हमार कमाए धान है, तेमा का टोकन बर वो पहली आवेदन दे कहा थे, और आवेदन ला देबो तब कोना ही हमार धान ला देखे बर। कांग्रेस और किसान संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर टोकन रोके गए और अब सत्यापन के नाम पर किसानों को अपमानित किया जा रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ छल कर रही है। अपने वादे के से मुकरने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। एक एक दाना धान खरीदी करने की बात और वादे करके सरकार में आने के बाद आज अपने वादों से सरकार मुकर रही है। किसान धान बेचने के लिए काफी परेशान हो गए। बहुत मशक्कत किसानों को करनी पड़ी। पहले लिमिट के नाम से परेशान रहे, टोकन के नाम से परेशान रहे। 31 जनवरी अंतिम तारीख है। सरकार को पहले से अनुमान था कि धान खरीदी कितनी समय अनुमानित छत्तीसगढ़ में खरीदी प्रस्तावित है, और उसकी आधी भी धान खरीदी आज दिनांक तक नहीं हो पाई है। कुल मिला के सरकार धान खरीदना नहीं चाहती। बेमेतरा में 1,64,000 किसान पंजीकृत हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 58% ही किसान धान बेच पाए हैं। राज्य में भी 8 लाख से ज्यादा किसान अभी इंतजार में हैं और धान खरीदी के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं। खेतों में सड़ता धान, खुले में पड़ी बोरियां और टूटता किसान का मन, ये बताता है कि व्यवस्था कितनी कमजोर है। बेमेतरा की धान खरीदी व्यवस्था की ये सबसे बड़ी तस्वीर है। सरकार भले ही पारदर्शिता के नाम पर सत्यापन की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि किसान आज भी
अपनी फसल के साथ साथ अपनी पहचान भी साबित करने को मजबूर हो गया है। एक तरफ 15 दिन में खरीदी खत्म होने की समय सीमा, दूसरी तरफ हजारों किसानों को अभी टोकन का इंतजार और ऊपर से घर घर जाकर जांच की प्रक्रिया। अब सवाल ये है कि क्या ये व्यवस्था किसानों को राहत दे पाएगी या फिर खेतों में खड़ी फसल की तरह उनकी उम्मीदें भी सूखती चली जाएंगी। एनडीटीवी के लिए सुजीत शर्मा की रिपोर्ट। कोरिया के जामतारा धान खरीदी केंद्र में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसानों से तय मानक से ज्यादा धान भरवाने का आरोप लगाया जा रहा है। किसानों से 41 किलो 200 ग्राम तक का धान भरवाया जा रहा है, जबकि नियम के मुताबिक 40 किलो 700 ग्राम धान भरा जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि किसानों से हमाली का काम भी लिया जा रहा है। बोरी भरने, सील करने और तौल के लिए तैयार करने का काम भी किसान ही कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोज सिंह ने खरीदी केंद्र का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की है। ये बताइए कि पर बोरा कितना धान दे रहे हैं? 41 किलो 200। तो आपको ये मालूम नहीं है कि शासन द्वारा मात्र 40-700 40-800 लिया जाता है? शासन द्वारा तो है सर, लेकिन बोल रहे हैं कि 41 भरो 41 प्रबंधन जी। अच्छा, ये बताइए हमाली की व्यवस्था कैसी है? मतलब जो है धान ऊपर चढ़ाने उड़ाने की जितनी व्यवस्था, ये यहाँ से की गई है या अपना खुद लेके? अपना करना पड़ता है सर। तो हर साल करते हैं? हाँ, हर साल करते हैं। तो ये भी जानकारी आपको नहीं है कि ये जो हमाली है ये प्रबंधन से खुद होती है, यहाँ से नहीं मिलता कभी? नहीं मिलता। तो इसकी शिकायतें आप लोग कभी नहीं किए कहीं? अभी तक तो नहीं किए हैं सर। छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर के काफी दावे किए जा रहे हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो रही, लेकिन कोरिया जिले की बात करें तो कोरिया जिले में किसान शुरू से परेशान है। चाहे टोकन की बात करें, चाहे समिति में और भी चीजों की बात करें, यहाँ पर क्योंकि इससे पहले भी एनडीटीवी की टीम इस सोसाइटी का दौरा कर चुकी है। जैसा कि इस समय हम मौजूद हैं कोरिया जिले के पटना धान सोसाइटी में, जहां हमाल को लेकर के या फिर हम बोले किसानों से जो है धान को लेकर के काफी समस्याएं पिछले बार भी आई थी, और इस बार भी जब हम दौरा किए हैं तो फिर से वह समस्या फिर से दोहराई जा रही है। हमारे साथ किसान हैं, हम चर्चा करेंगे पहले उनसे। आपका नाम क्या है? मोहरलाल। अच्छा मोहरलाल जी, सबसे पहले तो यह कौन सा समिति है? पटना। एक बोरे में कितना धान लिया जाता है? 41 किलो। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं है कि शासन द्वारा जो है 40 किलो 700-800 ही धान लेना है? ये तो है लेकिन बताए नहीं, बताए हैं लेकिन मांगते हैं। मांगते हैं सूख जाता है बोलते हैं। अच्छा, मांगते जाता है। अच्छा, वही हमाली की बात करें, हमाली क्या आप लोग की खुद की है कि यहाँ से मिला है? पलटी का? हाँ, हम लोग खुद का। तो शासन द्वारा जो है हमाली यहाँ प्रबंधन द्वारा होना चाहिए, इसकी जानकारी है कि नहीं आपको? तो ये क्या हर साल हम हमाली ली जाती है यहाँ पे आप लोग के द्वारा कि पहले मिलता था? हर साल लेबर लेके आते हैं आप? नहीं, इस बार। हाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, शुरू से विवादों में रहने वाला पटना सोसाइटी आज भी यही। अब अंदाजा लगाने वाली बात, अब सोचने वाली बात है कि हमाली और धान को लेकर के किस प्रकार यहाँ के समिति वाले लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि निगरानी की जा रही है सोसाइटियों में, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पे जो भी टीम है क्या मौके पे आकर के जांच करेगी, क्या यहाँ के लोगों पे कार्रवाई की जाएगी, यह तो देखने वाली बात होगी। एनडीटीवी से कोरिया से मनोज सिंह की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में अग्निशमन सुरक्षा की दुर्दशा का मामला सामने आया। अधिकारी वाहन खरीदने के बजाय अपने आयोग खोरी के चक्कर में खड़े खड़े लाखों की संपत्ति को कबाड़ में बदल रहे हैं। नवागढ़ नगर पंचायत का अग्निशमन वाहन नाथघाट थाना क्षेत्र के पास एक्सीडेंट का शिकार हुआ, लेकिन न तो इसका बीमा है और न ही रजिस्ट्रेशन। प्रशासन की लापरवाही अब न्यायालय तक पहुंच गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बेमेतरा जिले में किस प्रकार से प्रशासनिक लापरवाही है, यही दिखाने के लिए आपको मैं जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित नांदघाट थाना लेकर आया हूं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरे पीछे देखिए कि ये तस्वीर है, ये है फायर ब्रिगेड लाल हाथी की, जिसे एक्सीडेंट के चलते यहाँ पर लाया गया है। और लाने का मकसद क्या है और क्यों लाया गया है, ये सबसे पहले दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके नंबर पर गौर कीजिए। ये है CG047504। ये है नगर पंचायत नवागढ़ का।
इसको किसी काम के लिए अग्निशामक यंत्र को भेजा गया था। इसी दौरान नेशनल हाईवे 130 अकोली के पास जो है नानघाट थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद बकायदा इस पर अपराध क्रमांक चढ़ाकर इसे यहाँ पर रखा गया है। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही ये बताता हूँ कि जो नंबर आपने अभी देखा सामने, मैं फिर चाहूंगा कैमरा साथी को दिखाए कि जो नंबर आपने देखा है उस नंबर में इस गाड़ी का पंजीयन ही नहीं है। यानी कितनी बड़ी लापरवाही नगर पंचायत की ओर से की गई है। जब ये एक्सीडेंट हुआ और मामला सामने आया 2022 में, तब पता चला कि एक भी गाड़ियों का ना तो पंजीयन है न ही इसका बीमा है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए, चलिए थोड़ा सा आगे आ जाए कि ये एक्सीडेंट की वजह से ये गाड़ियां जो है वो खड़ी हुई है और 2022 से ये गाड़ी खड़े खड़े कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। इसके देखरेख करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये गाड़ी अगर बन जाती तो ये बेमेतरा जिले के आसपास में अगर किसी प्रकार से कोई अग्नि दुर्घटना हो जाए तो वहां से बुझाने का काम देते। लेकिन इसका ये पूरा सामान जो है अब धीरे धीरे जंग लगने लगा है। यानी लाखों रुपए में खरीदा ये गाड़ी सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही के चलते इसकी स्थिति उत्पन्न हुई है। चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि किस प्रकार से ये लापरवाही, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस गाड़ी को खरीदा गया, जिस भी एजेंसी से खरीदा गया, उस एजेंसी मालिक से इसका बकायदा पंजीयन कराना था, पंजीयन के बाद इसका बीमा होना था। लेकिन कितनी बड़ी लापरवाही है कि इस गाड़ी के ना तो कोई कागजात है ना बीमा है। जब एक्सीडेंट हुआ तब ये मामला सामने आया और 2022 से लगातार ये वाहन इस थाने में खड़ा है और खड़े खड़े ये कबाड़ में तब्दील हो रहा है। अब सोचने वाली बात है कि इस प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पुलिस प्रशासन भी इसको परेशान है। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी को सुपुर्द लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। दो वाहन जो कंडम स्थिति में है, एक्सीडेंट होने के बाद प्रशासन के माध्यम से उसमें सूद लेनी गई। कुल मिलाके ये जिला प्रशासन की उदासीनता है। एक तरफ डीएमएफ के पैसों की बंदरबाट, लाखों करोड़ों रुपए के व्यर्थ में वह जिला प्रशासन के माध्यम से किया गया है, और दूसरी तरफ जो आवश्यकता की चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जिसकी जरूरतें हैं, उनको दरकिनार करके जिला प्रशासन काम कर रहा है। हमारी मांग है कि तत्काल जनहित को ध्यान में रखते हुए, आने वाली गर्मी का समय है, उसको ध्यान में रखते हुए जिले में अगजनी की घटना से हम बच सके, उसके लिए तत्काल फायर ब्रिगेड जो कंडम है, जिसके एक्सीडेंट हुए हैं, दुर्घटना जिसमें हुई है, उसको तत्काल मरम्मत जिला प्रशासन को करना चाहिए और इस ओर जनहित के कार्यों में भी जिला प्रशासन को अपना ध्यान देना चाहिए। और उसमें फायर ब्रिगेड गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ था, फिर जो है दस्तावेज जो है पेश नहीं किए गए हैं, माननीय न्यायालय में जो है प्रस्तुत किया गया। उनको माननीय न्यायालय से सुपुर्दनामा लेना है। अब तक जो है कोई सुपुर्दनामा नहीं ली गई है, जिसके कारण वहाँ पे खड़ा है। कई बार सूचित किया गया है कि माननीय न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए सुपुर्दनामा ले ली जाए, जिससे वो जन उपयोग के लिए कार्य में आ सके। सिवनी शहर में ज्यादातर चौराहों पर सिग्नल नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव बना रहता है। सिग्नल नहीं होने से हादसे का भी डर बना रहता है। जिन चौराहों पर सिग्नल लगे भी हैं, वो या तो खराब है या फिर टूटे हुए हैं। यातायात प्रभारी का कहना है कि सड़क सुरक्षा समिति को बताया गया है, जो सिग्नल खराब है उन्हें ठीक करने के लिए भी कहा गया है। लोगों का दबाव बढ़ रहा है और वाहन भी ज्यादा हो रहे हैं और सिग्नल पहले लगे भी हुए थे। अब वर्तमान समय में कई जगहों पर सिग्नल की आवश्यकता भी है और इस संबंध में सड़क सुरक्षा समिति में हमारे द्वारा सड़क सिग्नल जो लगे हुए हैं, सड़क सिग्नल जो यातायात के सिग्नल लगे हुए हैं, उनको सुधरवाने के लिए बोला भी गया है। सिवनी शहर में लगातार यातायात व्यवस्था चरमराती जा रही है। चौक चौराहे पर देखा जाए तो कहीं पर सिग्नल नहीं है और सिग्नल न होने की वजह से लगातार आम जनता परेशान होती है और कहीं न कहीं दुर्घटनाओं का शिकार होती है। फिलहाल अगर बात करी जाए तो सिवनी में राजनीतिक हलचल के चलते पूर्व में जरूर हर चौक चौराहे पर सिग्नल लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो शहर के अधिकांश सिग्नल या तो बंद पड़े हैं या तो सिग्नल ही नहीं है। लगातार यातायात विभाग जो है इस पूरे मामले पर ये कहता है कि हमारे द्वारा जो है प्रस्ताव पहुँचाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सिग्नल ना होना आम जनता के लिए एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। वहीं सिवनी शहर में जिस तरह दबाव बढ़ता जा रहा है, लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, उससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है। जितेंद्र भारद्वाज, एनडीटीवी सिवनी। बलरामपुर के शहीद पार्क की बदहाल तस्वीरें इस वक्त प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं।
कभी गुलजार और चहल पहल से भरा ये पार्क अब वीरान पड़ा है। महंगी लाइट और बैठने की व्यवस्थाएं कई महीनों से गायब है और लोग अब यहाँ पर आने से कतराने लगे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही सुधार किया जाएगा। अब देखना यह है कि कब तक शहीद पार्क अपनी पुरानी रौनक में लौटता है। देखिए मौके से ये पूरी खबर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जिले के जो शहीद वीर जवान थे जो लड़ाई के दौरान शहीद हो चुके हैं और पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी उनके स्मृति के तौर पर लगभग 40 लाख रुपए खर्च करके ये शहीद पार्क का निर्माण कराया था। लेकिन यह शहीद पार्क विभाग की उदासीनता की वजह से अंधेरे की आगोश में डूबा हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो कैमरे से दिखाएंगे। अभी जस्ट सामने अटल परिसर जो का जो निर्माण किया गया है वो भी लाखों रुपए खर्च कर किया गया है और वहाँ जो रोशनी है पूरी तरह से जगमगा रही है। बलरामपुर जिले की जो सड़कें हैं इसमें भी एक मेरे सहयोगी चाहूँगा तो दिखाए, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, सड़क पूरी तरह से जगमगा रही है। लेकिन ये जो शहीद पार्क है, क्या जो वीर जवान है जिले के जो शहीद हो गए, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्या उनके सम्मान में ऐसा होना चाहिए? पार्क में हम बहुत बार आए हैं लेकिन शाम को ज़्यादातर नहीं आते हैं तो यहाँ का व्यवस्था हमें पता नहीं चलती। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ लाइट का व्यवस्था बहुत कम है और यहाँ पानी पीने लायक नहीं है। यहाँ शहीद पार्क में अव्यवस्थित ही है क्योंकि यहाँ लाइट वाइट नहीं है और यहाँ लेस वगैरह खाते हैं तो पैकेट यही फेंक देते हैं। गंदगी भी है यहाँ और बेंच भी गिरा पड़ा है। राशि के अभाव में ये दिक्कत आई थी पर अब राशि भी हमारे पास आ गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा अनुशंसा कर दी गई है। हमने एस्टीमेट बना लिया है, तकनीकी स्वीकृति ले लिया है और संबंधित ठेकेदार को कार्यदेश भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से कैसी कहानी सामने आई है जो आस्था, एकजुटता और विश्वास की ताकत को बखूबी दिखाती है। पांडुका के सिरकट्टी आश्रम में बना भव्य राम मंदिर आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। 22,000 परिवारों ने 9 साल तक पाई जोड़कर इस मंदिर को खड़ा किया। आखिर क्या है सिरकट्टी आश्रम की मान्यता और क्यों यहां आकर हजारों लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं? देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये भव्य नक्काशी, ये ऊंचे स्तंभ और ये रामलला की दिव्य मूर्ति, ये किसी सरकारी फंड या किसी बड़े उद्योगपति की देन नहीं है, बल्कि गरियाबंद के पांडुका में स्थित सिरकट्टी आश्रम का ये राम मंदिर गवाह है उन 22,000 परिवारों की आस्था का, जिन्होंने करीब 9 साल तक अपनी कमाई का एक हिस्सा जोड़कर करीब 7 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और अपनी आस्था को पत्थरों में ढाल दिया। बीते 7 जनवरी को जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मंदिर का लोकार्पण किया तो हर कोई इसकी भव्यता देखकर अभिभूत रह गया। राजस्थान से मंगवाए गए विशेष पत्थरों से बने इस मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति भी राजस्थानी कारीगरी का अद्भुत उदाहरण है। मुख्यमंत्री यहाँ आकर इतने भावुक हो गए कि उन्होंने राजिम के कार्यक्रम के बावजूद आश्रम में ज्यादा समय बिताया और यही भोजन भी किया। बताया ये जा रहा है कि इस पूरी अभियान की धुरी है महामंडलेश्वर गोवर्धन चरण व्यास जी। वे आश्रम के संस्थापक स्वामी सिया भुवनेश्वरी चरण व्यास जी के शिष्य हैं और आज इस पूरे आध्यात्मिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ न केवल श्रद्धा मिलती है बल्कि लोगों को जोड़ने का संकल्प भी। परम पूज्य गुरुदेव जी 12 वर्ष में गिर त्याग किए, फिर अयोध्या जी में पुरुषोत्तम भवन गोलाघाट में दीक्षा लिए, फिर वहाँ का वो मुखिया मैंने उनके गुरुजी बनाना चाहते हमारे दादा गुरुजी, पर उनका भाव था कि मैं छत्तीसगढ़ में जाऊँ और छत्तीसगढ़ में जाके छत्तीसगढ़ के जो मूलभूत निवासी हैं, जो राम रामायण से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, उनके पास जाके मैं श्री रामचरितमानस का प्रचार करूँ, ये उनका उद्देश्य था। और जैसे परम पूज्य गुरुदेव जी आए वापस छत्तीसगढ़
तो परम पूज्य गुरुदेव जी को सबसे अच्छा लगा ये चतुर्भुज श्रीकट्टी आश्रम। सिरकट्टी आश्रम की मान्यता इतनी गहरी है कि नवविवाहित जोड़े संतान की कामना लेकर यहाँ पर आते हैं और जब संतान होती है तो उसे बाबा की गोद में रखकर आशीर्वाद लेते हैं। पीढ़ियां यहाँ आकर अपनी आस्था को आगे बढ़ाती हैं। आश्रम का रूप आज जितना अलौकिक है, उतना ही इस आश्रम का इतिहास भी रहस्यमय है। बताया जाता है कि आश्रम के पास बहती पैरी नदी के किनारे खुदाई के दौरान कई सिरकट्टी मूर्तियां मिली थी। इन प्राचीन मूर्तियों को यहाँ स्थापित किया गया और इसी वजह से इस पवित्र स्थान को नाम मिला सिरकट्टी आश्रम। आश्रम का नाम पड़ा, उसका एक मूल कारण है यहाँ जो जितनी भी मूर्तियाँ हैं जो निकली हैं वो सब उन सब का सिर कटा हुआ है। सिर कटी हुई मूर्तियाँ निकलती हैं। अभी तक के जो भी मूर्तियाँ निकलती हैं उनका सिर ही कटा हुआ मिलता है। राम मंदिर तो बन चुका है, लेकिन आस्था का ये कारवां अभी रुका नहीं है। अब भक्त पैरी नदी के बीचों बीच भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। करीब 2 करोड़ की लागत से बनने वाले इस शिवधाम के लिए फिर से भक्तों ने चंदा जुटाना शुरू कर दिया है। इस मंदिर के साथ ही इस आश्रम का ज़्यादा महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये राम वन गमन पथ के अंतर्गत आता है। सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किया था राम वन गमन पथ के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो, चाहे रमन सिंह की सरकार हो, लगातार राम वन पथ में कई जगह पर विकास किए, कई जगह पर मंदिर बनाए। सिरकट्टी आश्रम भी उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं और जो यहाँ के स्थानीय महाराज हैं, जो यहाँ के पंडित पुजारी हैं, उन्हीं के सहयोग से ये मंदिर और ये आश्रम का पूरा निर्माण हुआ है। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगाणी, गरियाबंद। पांडुका के सिरकट्टी आश्रम में खड़ा ये राम मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आस्था की नींव पर टिका है। 22,000 लोगों ने 9 साल तक जिस श्रद्धा से इसे खड़ा किया, वही आस्था अब शिव मंदिर के निर्माण की ओर बढ़ रही है। सिरकट्टी आश्रम आज सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि जन आस्था की जीवित मिसाल बन चुका है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। राजधानी में आयोजन किया है और अब आज के पहले लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद नए संसाधन में नई व्यवस्थाओं के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर या कटिबद्ध है, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके ऐसे सभी आयोजनों में उनके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो देखिए, भोपाल से ये तस्वीरें आप तक लाइव पहुंचा रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव का संबोधन यहां पर चल रहा था। तो मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। तो भोपाल की ये तस्वीरें हैं। एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें एआई को लेकर बातचीत की गई, चर्चा की गई। और अब खबरों का रुख करते हैं। खरगोन में मकर संक्रांति पर्व पर नगर गौरव दिवस हर्षोल्लास और भव्य आयोजन के साथ मनाया गया। कुंदा नदी के तट को दुल्हन की तरह सजाया गया और 2 दिनों तक आयोजन भी चले। काशी की तर्ज पर भव्य महाआरती हुई, जिसमें विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल और नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी समेत हजारों शहरवासी शामिल हुए। कुंदा नदी में करीब 43 साल बाद नौका विहार का सपना पूरा हुआ है। भव्य आतिशबाजी और संगीत नृत्य ने शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नगर गौरव दिवस पर महिलाओं के लिए भी खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे यहाँ सूर्य मंदिर है, नवग्रह महाराज का जो मंदिर है उसमें सूर्य मंदिर है, बगलामुखी देवी है और ये विकास की देवी है, समृद्धि की देवी है। तो इसलिए इसी दिन मकर संक्रांति को हमारे विद्वान लोगों ने खरगोन शहर को आज के गौरव दिवस बनाने का तय किया और उसी की कड़ी में आज ये 3रा वर्ष है। और लगातार हर वर्ष जैसे खरगोन शहर का ये जो गौरव से जुड़ा हुआ है, तो प्रति वर्ष गौरव बढ़ रहा है। ये उत्सव भी प्रति वर्ष बढ़ रहा है। जैसे सूर्य भगवान बढ़ते हैं, ऐसे ही हमारा खरगोन नगर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है।